बबूसा का चक्रव्यूह चैप्टर 6। जहाँ धरा का केबिन था उसी कतार में वैसी केबिन बने हुए थे। उन्हीं केबिनों में जगमान, मोना चौधरी, नगीना और रानी ताशा के अन्य आदमी थे। हर केबिन में एक व्यक्ति था। बबूसा और सोमारा को पोपा के नीचे वाले हिस्से में एक कमरा दिया गया था, परंतु बबूसा ने अपने लिए एक केबिन भी रख लिया था। इस वक्त बबूसा और सोमारा फर्श पर फिक्स कुर्सियों पर बेल्ट बांधे बैठे थे। अभी अभी पोपा में ज़बरदस्त कंपन हुआ था। सतूर पर जाते तो खुश है ना बबूसा? सोमारा मुस्कुरा कर कह उठे। बबूसा ने गर्दन घुमाकर सोमारा को देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, तेरा साथ मिल गया तो खुश क्यों नहीं रहूँगा? परंतु स्वर में गंभीरता थी। तू खुश नहीं लगता। सोमात या धरा की चिंता है ना? सोमारा बोली। बबूसा ने सिर हिला दिया। तू बोल, मैं क्या करूँ? तेरे लिए तो अपनी जान भी दे दूंगी, सोमारा ने दृढ़ स्वर में कहा। मैं अब सोमात को रास्ते से हटाऊंगा। कुछ सोचा है? हाँ, बहुत कुछ सोचा है। बबूसा के होठ बिछ गए। बताऊंगा। मैंने दो बातें सोच रखी है। पहले तो एक बात पर काम किया जाएगा, अगर वो मामला सफल न रहा तो फिर अपने चक्रव्यूह पर काम करूंगा। क्या है तेरा चक्रव्यूह? सोमारा ने पूछा। अभी चक्रव्यूह के बारे में नहीं बताऊंगा। पहले जो बात मैंने सोच रखी है उस पर सब काम करेंगे। सब? हाँ, वो सबका ही काम है। तुम, मैं, जगमोहन, नगीना, मोना चौधरी सब एक साथ इस काम को करेंगे। क्या है तेरे मन में? सबका साथ होगा तो बताऊंगा, बबूसा बोला। अगोमा से सारा सामान मिल गया था? हाँ, उसने दो तरह के रस्से दिए हैं, दोनों ही मजबूत है। एक तो नायलॉन का रस्सा है, दूसरा दूसरी तरह का। और हथियार? वो भी दिए हैं एक बोरे में भरकर। सब कुछ मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक पोपा के पीछे वाले हिस्से में, जहाँ पोपा का बंद दरवाज़ा है, वहाँ रखवा दिए। मैंने बोरे के भीतर झांक कर नहीं देखा कि क्या दिया है गोमा ने। वो मैं अभी जाकर देखूंगा। रस्सों का क्या करेगा? सोमारा ने पूछा। बबूसा मुस्करा पड़ा, फिर गंभीर होता क्या उठा। मैं जो खेल खेलूंगा वो मौत का खेल होगा। मेरा चक्रव्यूह है ही ऐसा, परंतु अंजाम का कुछ पता नहीं कि बाद में मैं जिंदा रहता हूँ या सोमात। जादूगरनी ने मुझे पहले ही सतर्क कर दिया है। क्या सतर्क? सोमारा के माथे पर बल पड़े। यही कि जो मैं करूंगा उसका अंजाम कुछ भी हो सकता है, बबूसा ने धीमे स्वर में कहा। परंतु मैं अपने चक्रव्यूह का अंजाम जरूर दूंगा। सोमात मुझे पसंद नहीं, उसे मैं ख़त्म करने की पूरी चेष्टा करूंगा। वो तभी दरवाज़ा खुला और रानी ताशा के आदमी ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा, पोपा पृथ्वी ग्रह से बाहर निकल आया और अपने रास्ते पर है। कहने के साथ ही उसने दोनों ही बेल्टें खोली और बाहर निकल गया। सोमारा उठते हुए मुस्कुराकर बोली, अब हम सतूर पहुंच जाएंगे। बबूसा भी कुर्सी छोड़कर और गंभीर स्वर में क्या उठा, यह यात्रा ज़्यादा सुखद नहीं रहने वाली। तू ऐसा क्यों कहता है बबूसा? क्योंकि आने वाले वक्त का मुझे आभास है। चल, अगोमा के दिए हथियार देख लें। दोनों कमरे से बाहर निकले और आगे बढ़ गए। पोपा बिल्कुल शांत था। लगता ही नहीं था कि वो बेहद तेज़ रफ्तार से सदूर गए की तरफ बढ़ रहा है, और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे सामान्य फर्श पर चल रहे हैं। पोपा पर सफ़र करना कितना अच्छा लगता है, सोमारा बोली। मैं पहली बार होशो आवाज़ में पोपा का सफ़र कर रहा हूँ। बबूसा ने मुस्कुराकर सोमारा को देखा। राजा देव को जब ग्रह के बाहर फेंक दिया गया था तो पोपा मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। जमरा ने कई बार सैर पर जाने को कहा, पर मैं नहीं गया। जानती हूँ मैं। जमरा भी राजा देव के बिना उदास था, परंतु उसने अपने काम कभी नहीं छोड़े थे। तभी तो भैया महापंडित हर बार उसका नया जन्म कराते रहे, उसके दिमाग में पिछले जन्म की यादें ताज़ा रखी। हाँ सोमारा, महापंडित हर काम अच्छा करता है, परंतु सोमात का निर्माण करके उसने गलत किया। क्या पता इसके पीछे भी भैया की कोई सोच हो। महापंडित सोमात के हाथों मुझे खत्म कराने का इरादा रखता है, क्योंकि मैं हर जन्म में उसकी बहन से शादी कर लेता हूँ, जबकि वो मुझे पसंद नहीं करता। सोमात का निर्माण महापंडित ने मेरे लिए किया। मुझे ऐसा नहीं लगता, सोमारा गंभीर स्वर में बोली। क्या मतलब? ये ठीक है कि भैया तुम्हें ज़्यादा पसंद नहीं करते, परंतु उन्होंने हमारे मिलने में किसी जन्म में अड़चन नहीं डाली। इस बार भी भैया ने रानी ताशा से कहा कि मुझे अपने साथ ले जाए पृथ्वी पर, वहाँ बबूसा भी मिलेगा। भैया चाहते तो हमें हमारा नया जन्म कराते, हमारे मस्तिष्क से एक दूसरे की याद मिटा देते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि भैया हमारे खिलाफ नहीं है। उन्होंने सोमात इसलिए नहीं बनाया कि वो तुम्हें मार दे, सोमारा ने धीमे स्वर में कहा। परंतु सोमात मुझे मारने वाला था, तब तुम पास ही थी। वो संयोग भी हो सकता है। जो भी हो, मैं सोमात को सबक सिखा कर रहूँगा, बबूसा ने दृढ़ स्वर में कहा। पहले तो तुम ऐसे नहीं होते थे बबूसा। तब मेरे में राजा देव जैसी ताकत और उन जैसा दिमाग नहीं था, परंतु इस बार महापंडित ने ये दोनों चीज़ें मुझ में डाली हैं। मैं बहुत हद तक अब वैसे ही सोचता हूँ जैसे राजा देव सोचा करते थे, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। राजा देव अपने दुश्मन को कभी नहीं छोड़ते थे। हारना उन्हें पसंद नहीं था। अब वही हल मेरा है। सोमात मुझे मारने वाला था और मैं ये बात भूल नहीं सकता। मुझे हिसाब बराबर करना ही होगा। तुमने सोचा है बबूसा कि सोमात हमारी तरह का इंसान नहीं है, वो भैया के निर्माण का हिस्सा है। तभी तो वो आसानी से काबू में नहीं आ रहा। बबूसा के होंठ पिच गए। मतलब कि तुम सोमात के मामले में पीछे नहीं हटने वाले? कभी नहीं। अगर सोमात ने तुम्हें मार दिया तो मुझे यह जन्म दोबारा तुम्हारे बिना बिताना पड़ेगा। सोमारा गंभीर हो गई। तुम उस स्थिति में किसी से शादी कर लेना।
क्यों कर लूँ? मैं तेरे से ही शादी करूँगा। तू नहीं होगा तो नहीं करूँगी। अगले जन्म का इंतज़ार करूँगी। सोमारा क्या उठी। कुछ चुप रहकर बबूसा बोला, अगर मुझे जोबिना मिल जाए तो मैं सोमात को चंद पलों में राख बना दूँ। बातें करते दोनों आगे बढ़े जा रहे थे, मोड़ मोड़ते जा रहे थे। तू कोशिश कर सोमारा की किसी तरीके से जोबाना हासिल कर सको। तुम तो रानी ताशा के करीब रहती हो। जोबिना पाए लोगों से किसी तरह जोबिना हासिल कर। तुम जोबिना वाले लोगों को ठीक से नहीं जानते। वो जोबिना किसी तरह भी हाथ से नहीं निकलने देते। सोमारा ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, जोबिना चलाने वाले इस बारे में बहुत पक्के होते। तभी सामने के मोड़ से एक आदमी मुड़कर इधर को आया। बबूसा ने उसे पहचाना कि ये उन दो में से एक था जो डोबू जाति में हथियारों वाली जगह पर पहरा देते खड़े रहते थे। बबूसा मुस्कुराकर बोला, तुम वही हो ना जिसने मुझे जोबिना दिखाई थी? हाँ। वो रुकता हुआ क्या उठा, अब फिर मुझे जोबिना दिखाओ। क्यों? यूं ही, मैं देखना चाहता हूँ। मुझे जोबिना बहुत अच्छी लगती है। बबूसा पुनः मुस्कुराए, जबकि वो इरादा पक्का कर चुका था कि जैसे भी हो वो इससे जोबिना हासिल करके सोमात को तुरंत राख बना देगा। अब मेरे पास जोबिना नहीं है। रानी ताशा सबसे जोबिना ले चुकी है। ऐसा क्यों? जोबिना हमें तभी दी जाती है जब मुसीबत भरा वक्त हो, नहीं तो जोबिना रानी ताशा के पास ही रहती है। ये बात मुझे नहीं पता थी। रानी ताशा जोबिना कहाँ रखती? अपने कमरे में, उस व्यक्ति ने कहा और आगे बढ़ गया। बबूसा के चेहरे पर सोच के भाव दिखने लगे। उसने सोमारा से कहा, तुम जानती हो रानी ताशा जोबिना कहाँ रखती है? रानी ताशा के कमरे में एक धातु के बॉक्स दीवार में फिट है, उसमें रखी जाती है जोबिना। सोमारा ने बताया। वो बॉक्स खुलता कैसे है? बॉक्स पर बटनों वाली प्लेट लगी है, उन्हीं बटनों को दबाकर उसे ऐसा बॉक्स उस कमरे में पहले नहीं होता था। बबूसा ने सोच भरे स्वर में कहा, जमरा ने बाद में बनाया होगा। ये संभव है। क्या तुम उस बॉक्स को खोल सकती हो? बबूसा ने पूछा। उसे खोलने के लिए कई बटनों को क्रमवार दबाया जाता है। मैं उन बटनों का क्रम नहीं जानती। बबूसा वहीं पर सोच भरे अंदाज में ठिठकारा, तुम राजा देव से कहकर जोबिना क्यों नहीं ले लेते? सोमारा बोली, राजा देव मुझे कभी भी जोबिना नहीं देंगे। बबूसा अजीब सी मुस्कान से क्या उठा, क्योंकि वो मेरा इरादा जानते हैं कि मैं सोमार को ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरे इस इरादे में राजा देव मेरा साथ नहीं देंगे। आओ चलें सोमारा। दोनों आगे बढ़ गए। मेरे ख्याल में तो तुम्हें धरा के बारे में ज़रूर चिंतित होना चाहिए, सोमारा ने कहा। वो सदूर पहुंचकर जाने क्या करने का इरादा रखती है। वो कौन है जिसने अपनी ताकतों के दम पर रानी ताशा के हाथों राजा देव को गृह से बाहर फेंकवा दिया था, क्योंकि धरा को वापस सदूर पर आने का अपना रास्ता तैयार करना था। मैं धरा के बारे में सोमा से ज़्यादा चिंतित हूँ सोमारा, परंतु धरा पर मेरा बस नहीं है। वो सही कहती है कि उसके पास ताकतें हैं। मैंने राजा देव को धरा के बारे में बताना चाहा तो मेरे मुंह से वो नहीं निकला जो मैं कहना चाहता था। वो निकला जो मैंने सोचा भी नहीं था। धरा ने मुझे पहले ही कह दिया था कि उसकी ताकतें मुझे कुछ भी नहीं बताने देंगी। ओह, ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था। सोमारा फौरन क्या उठी। जब मैंने नगीना मोना चौधरी को धरा के बारे में बताना चाहा तो मेरे मुंह से भी अनचाहे शब्द निकले थे। बाद में मैंने धरा को देखा तो वो व्यंग भरी निगाहों से मुझे देख रही थी। धरा बहुत खतरनाक है। मुस्कुराते हुए जब उसका होंठ टेढ़ा होता है तो वो क्रूर सी लगती है। मुझे तो वो कई बार खतरनाक लगी। तू जब उसे डोबू जाति से बचाता फिर रहा था तब मुझे इसके बारे में कुछ एहसास नहीं हुआ। नहीं, शायद मैं तब उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया हूँगा, परंतु एक बात मुझे ज़रूर याद आती है कि जब डोबू जाति वाले धरा को मारने के लिए उसके पीछे थे तो तब धरा सोलाम की पकड़ में आ गई थी। विस्तार से जानने के लिए पढ़ें बबूसा। डोबू जाति का कोई भी योद्धा अपने शिकार को हाथ आने पर नहीं छोड़ता, परंतु तब सोलाम ने धरा को छोड़ दिया। मुझे पूरा यकीन है कि तब धरा की ताकतों ने सोलाम पर काबू पा लिया होगा। उन ताकतों ने ही सोलाम का दिमाग घुमा दिया होगा। उसके बाद सोलाम मेरे साथ भी सहयोग करने लगा और मुझे एक बार बचाया भी, क्योंकि धरा सदूर पर वापस पहुंचना चाहती थी और ये काम मेरे बिना मुमकिन नहीं था। मेरे साथ रहकर ही वो आने वाले वक्त में सदूर पर जा सकती थी। अब मुझे समझ में आता है कि धरा क्यों मेरी सहायता करती रही राजा देव की तलाश में। क्यों वो सबसे कहती रही कि बबूसा सही कहता है। इस बात का दूसरों को भरोसा दिलाती रही। धरा की ताकतों को आने वाले वक्त का पूरी तरह पता था कि क्या होने वाला है। उसी तरह से धरा मेरे साथ रहकर काम करती रही। मेरा विश्वास जीता कि मैं उसे अपने साथ रखूं। मैं ज़रा भी नहीं पहचान पाया कि उसकी मंशा क्या है। कहते कहते बबूसा ठिठक गया। एक खुले रास्ते पर सामने से उसने रानी ताशा को आते देख लिया था। सोमारा भी रुकते हुए क्या उठी। जब से राजा देव मिले तब से रानी ताशा की सुंदरता में निखार आ गया। परंतु बबूसा की मुस्कुराती निगाह पास आ चुकी रानी ताशा पर थी। बधाई हो रानी ताशा, बबूसा बोला। हम सदूर पर लौट रहे हैं। क्या पता तुम सदूर पर ना पहुंच पाओ, रानी ताशा ने शांत स्वर में कहा। ऐसा क्यों रानी ताशा? बबूसा मुस्कुरा रहा था। रानी ताशा ने सोमारा से कहा, बबूसा से मिलकर तू खुश है ना? बहुत ताशा, सोमारा ने कहा। तो इसे समझा कि सोमात से दुश्मनी ना ले। एक बार तो मेरे कहने पर सोमात रुक गया, पर अब नहीं रुकेगा। लगता है सोमात ने आपसे शिकायत लगा दी है। तुमने उसका गला काटने की कोशिश की डोबू जाति में। वो मेरी भूल थी। तो तुम्हें समझ आ गई कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि महापंडित ने दूर की सोचकर सोमात के गले में ऐसी कोई रोक लगा रखी है कि अगर कोई इसका गला काटना चाहे तो उसे कामयाबी ना मिले। बबूसा ने शांत स्वर में कहा,
अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं उसका गला काटने की नहीं सोचता, कोई और ही कदम उठाता। रानी ताशा ने कठोर निगाहों से बबूसा को घूरा। सॉरी, तुम बहुत बदतमीज़ हो गए हो बबूसा। रानी ताशा की आवाज़ में बेहद ज़्यादा सख्ती थी। मैंने आपकी शान में कोई गलत बात नहीं की। तुम्हें सोमात से दूर रहना चाहिए। बबूसा जवाब में मुस्कुराता रहा। सोमात कहता है कि तुम अवश्य दोबारा उस पर हमला करोगे, रानी ताशा ने कहा। वो ठीक कहता है। सोमात का कहना है कि तुमने डोबू जाति के हथियार पोपा में रखवाए हैं, उनका इस्तेमाल तुम सोमात पर ज़रूर करोगे। डोबू जाति के हथियार तो मैंने याद के तौर पर अपने साथ लिए हैं कि शायद दोबारा पृथ्वी पर जाना ना हो सके। कुछ यादें वहाँ की साथ ले जाऊँ। सोमात को उन हथियारों से डरना नहीं चाहिए, बबूसा बोला। तुम जानते हो कि सोमात कभी नहीं डरता। महापंडित ने डर उसमें डाला ही नहीं। पर अभी भी वक्त है बबूसा, तुम संभल जाओ और सोमात की तरफ से मुंह फेर लो, वरना जो भी होगा वो तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। मेरी चिंता करने का शुक्रिया रानी ताशा। तो तुम नहीं मानोगे। रानी ताशा का चेहरा कठोर हो गया। बबूसा खामोश रहा। सोमारा, रानी ताशा ने गुस्से में कहा, तुम बबूसा को समझा सको तो समझा लेना, पर इतना जान लो कि अगर सोमात पर अब हमला किया गया तो वह जवाब में बबूसा को ख़त्म करने की चेष्टा करेगा। मैं बबूसा को समझा लूँगी ताशा। रानी ताशा कहो सोमारा। ताशा कहना तुम्हें शोभा नहीं देता, बबूसा कह उठा। मैं तो रानी ताशा ही कहती रही, परंतु इनका कहना है कि मैंने ताशा कहकर ही बुलाऊं, सोमारा बोली। सोमारा मेरी सहेली, मेरी बहन जैसी है, रानी ताशा ने कहा, और आगे बढ़ने को ही। रानी ताशा, बबूसा ने फौरन कहा, मुझे आपसे बात करनी है, कुछ कहना है। रानी ताशा ने ठिठक कर बबूसा को देखा। बबूसा ने सोमारा से कहा, तुम वहीं जाओ जहाँ हम जा रहे थे, मैं अभी तुम्हारे पास वहीं पर आता हूँ। सोमारा ने सिर हिलाया, वहाँ से चली गई। रानी ताशा की निगाह बबूसा पर थी। रानी ताशा, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा, आपने राजा देव को गृह से बाहर फेंका था, भूली तो नहीं होगी ये बात। रानी ताशा के होठ बिछ गए। मैं आपको दुख देने के लिए बात नहीं कर। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे देव को यह बात दिलाने की चेष्टा में हो कि अवश्य मैं ऐसे ही करने की सोच रहा था, बबूसा ने कहा। यह बात मेरे रुकने से भी रुकने वाली नहीं। राजा देव को अब यह बात याद आनी ही है। अगर वो आपसे ना मिल गए होते तो अब तक ये बात याद आ गई होती। बबूसा, रानी ताशा ने गंभीर स्वर में कहा, तब मैंने राजा देव के साथ उस जन्म में जो किया था उसका मुझे आज भी बहुत दुख है। तुम नहीं समझोगे कि कितने पश्चाताप में मैं जानता हूँ। क्या? रानी ताशा के माथे पर बल पड़े। आपको वास्तव में राजा देव को गृह से बाहर फेंके जाने का दुख था। तुम्हें कैसे पता? तुमने तो कभी मेरे दुख को नहीं समझा, मुझे ही दोषी मानते रहे। और तब मैं हकीकत से वाकिफ़ नहीं था। कैसी हकीकत? आप समझती हैं कि आपके इशारे पर धूमराना ने राजा देव को सैनिकों के साथ मिलकर गृह से बाहर फेंका था। ये रानी ताशा की आवाज़ कांपी, आंखों में आंसू चमके। यही तो हुआ था। बेशक यही हुआ था, परंतु यह होना सच नहीं था। इस सच के पीछे असलियत छिपा। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम क्या? मैं आपको वो सच बता रहा हूँ जो आप नहीं जानती। मैं चाहता हूँ कि आपके दिल से बोझ उतर जाए, राजा देव को सदूर से बाहर फेंकने का। मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला कि आपने जो किया, बेशक वो आपने किया था, परंतु उसमें आपकी सहमति शामिल नहीं थी। उस वक्त आपके सिर पर अनजानी ताकतें सवार थी। उन ताकतों ने आपको प्रभाव में लेकर आपसे ये काम कराया था, और जब वो ताकतें आपके सिर से हट गई तो आप पश्चाताप में रहने लगी कि आपने क्या कर डाला। आपको हमेशा यही लगता रहा कि आपने राजा देव को गृह से बाहर फेंका है, जबकि हकीकत वो थी जो मैंने आपको बताई। रानी ताशा की आंखों से आंसू बह निकले। तुम्हें कैसे पता कि यह काम मेरे से अनजानी ताकतों ने कराया था? सर भर्रा उठा था। उन ताकतों के मालिक ने मुझे ये बात बताई। ताकतों का मालिक? कौन है ताकतों का मालिक? इस वक्त वो पोपा में सवार है। कौन? उसकी ताकतें अभी भी काम कर रही हैं, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। मैंने उसके बारे में राजा देव को बताने की चेष्टा की थी, परंतु उन ताकतों ने मेरे मुंह से कोई बात नहीं निकलने दी। इसी तरह अब मैं आपको उसका नाम बताने की चेष्टा करूंगा तो नहीं बता सकूंगा। वो ताकतें जैसे मेरे पहरे पर मेरे साथ मौजूद रह रही हैं। रानी ताशा अपने अपना आंसुओं भरा चेहरा साफ करती क्या उठी। ये बात कहकर तुमने मेरे सिर से बोझ उतार दिया, परंतु मैं नहीं जानती कि तुमने सच कहा है या झूठ। मैंने हर बात सच कही है, बबूसा गंभीर स्वर में बोला। मैं राजा देव का सेवक हूँ। अगर आपको निर्दोष होने की बात कहूँगा तो वो गलत नहीं होगी, परंतु मुझे कुछ और ही चिंता सता रही है। वो क्या बबूसा? राजा देव को जब ये याद आएगा कि आपके आदेश पर उन्हें गृह से बाहर फेंका था, तब आप पास ही मौजूद खड़ी ठहाके लगा रही थी, तो राजा देव का क्रोध रुकने का नाम नहीं लेगा। तब राजा देव को संभालना कठिन होगा। महापंडित से कहकर राजा देव के दिमाग का वो हिस्सा ही मिटा दिया जाए जहाँ ये यादें दर्ज है, रानी ताशा कह उठी। नहीं, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा, बबूसा ने दृढ़ स्वर में कहा। क्यों? इस तरह सब ठीक हो जाएगा? मैं राजा देव के साथ इस तरह का धोखा नहीं कर सकता। मैं उनका सेवक हूँ और इस काम में कभी शामिल नहीं होऊंगा, ना ही इस काम को होने दूंगा। परंतु ऐसा वक्त आने पर राजा देव को आपके हक में समझाने की चेष्टा जरूर करूंगा। रानी ताशा की आंखें अभी भी गीली थी। आज तुमने मुझे बोझ से मुक्त कर दिया बबूसा, रानी ताशा ने आभार भरे स्वर में कहा। बबूसा चुप रहा। मुझे उन ताकतों के बारे में बताओ। अभी मैं चाह कर भी नहीं बता पाऊंगा, मेरे मुंह से उसका नाम भी नहीं निकलेगा, परंतु सदूर तक पहुंचने पर सब कुछ सामने आ जाएगा। बबूसा गंभीर था।
सदूर पर अब जाने कैसा वक्त आने वाला है। ऐसा क्यों होने वाला है? रानी दाशा की आंखें सिकुड़ी। आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? उसका नाम मेरे मुंह से नहीं निकलता। तुम कहो तो, अगर वो पोपा मैं तो हम उस पर काबू पा सकते। हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जादूगरनी ने ऐसे ही कहा था। उसका नाम बताओ। रानी ताशा का चेहरा एकाएक सख्त होने लगा। धरा। बाबूसा ने नाम बताना चाहा तो उसके मुंह से निकलता चला गया। मुझे धरा के पास जाना है। बहुत ज़रूरी काम याद आ गया। मैं आपसे फिर बात करूंगा रानी ताशा। कहने के साथ ही बबूसा आगे बढ़ता चला गया। रानी ताशा वहीं खड़ी उलझन भरी निगाहों से बबूसा को जाते देखती रही। बबूसा तेजी से आगे बढ़ते एक मोड़ पर ठिठका और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसने रानी ताशा को धरा के बारे में बताने की कोशिश की थी, परंतु पहले की तरह कहना कुछ चाहा और मुंह से जबरन कुछ और ही निकल गया। वो जानता था कि इसके पीछे धरा की ताकतें, धरा की ताकतें उस पर नज़र रखे हुए हैं कि वो किसी को धरा के बारे में ना बता दें। ये संकट भरी स्थिति थी बबूसा के लिए। वो अपनी मनचाही बात ना कर पा रहा था। अजीब सी झल्लाहट बबूसा पर सवार हो गई थी। चेहरे पर शक्ति उभरी और तेजी से वो आगे बढ़ गया। कई रास्तों को पार करने के बाद वो धरा के केबिन के सामने पहुंचा और दरवाज़ा ढकेलते हुए भीतर प्रवेश कर गया। सामने ही धरा बेड पर आलती पालती मारे बैठी मुस्कुराती हुई दरवाजे को ही देख रही थी। दोनों की नज़रें मिली और धरा हौले से खिलखिला उठी। फिर चेहरे पर बराबर मुस्कान ठहरी रही। निचला होठ टेढ़ा हो गया था। तू मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? बबूसा दांत पीस कर बोला। पीछा छोड़ दूँ ताकि तू सबको बता दे मेरी बातें और मुझे समस्या आ जाए? धरा कह उठी। क्या समस्या आएगी तुझे? देव और ताशा तो पोपा को वापस पृथ्वी पर ले जाएंगे और मेरे को बाहर निकाल देंगे। तब तेरी ताकतें क्या ऐसा होने देंगी? वो बात की बात है। झगड़ा तो खड़ा हो जाएगा। अब आराम से बैठी हूँ। तब आराम से कैसे बैठ पाऊंगी? मेरी ताकतें सबका सत्यानाश कर देंगी। पर पोपा को चलाने के लिए भी तो कोई चाहिए। मैं सदूर पर कैसे पहुंचूंगी? फिर तेरे को तो पता है कि तू देव को कुछ नहीं बता पाया, तो ताशा को बता सकता है। मैं तुझे कुछ भी नहीं बताने दूंगी। तो आखिर चाहती क्या है? तरह हंसी, जहरीली मुस्कान। तू जो भी है बहुत खतरनाक है। बबूसा दांत पीसकर तेजी से आगे बढ़ा। 2 कदम ही बढ़ा होगा कि फौरन पलटा और दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। धरा पुनः हंसी और बोली, मेरा गला दबाने आ रहा था? देखा, मेरी ताकतों ने तुझे वापस ढकेल दिया। धरा बोली। तेरे को सब कुछ कैसे पता चल जाता है? बबूसा हारे सर में क्या उठा। मेरी ताकतें मुझे बता देती हैं। धरा मुस्कुरा रही थी। निचला होठ टेढ़ा हो गया। इतनी जल्दी तेरे को बता देती हैं? मेरी ताकतों के दिमाग के साथ मेरा दिमाग जुड़ा हुआ है। फौरन संदेश मेरे पास पहुंच जाता है। तू मेरा पीछा कब छोड़ेगी? सदूर पर पहुंचकर धरा ने कहा। अब मुझे तेरे से क्या वास्ता? तू है कौन? बबूसा गंभीर हो गया। सदूर पर पहुंचकर तेरे को पता चल जाएगा। तूने कहा था कि जब पोपा सदूर की तरफ चल पड़ेगा तो तू अपने बारे में बताएगी। तेरे को याद है कि मैंने ऐसा कहा था? हाँ कहा था। पर मैंने ये भी तो कहा था कि सदूर पर पहुंचकर तुझे अपने बारे में बताऊंगी। अपना नाम बता दे। मेरा नाम ही तो मेरी पहचान है। नाम बताया तो मेरी पहचान खुद ब खुद ही खुल जाएगी। मेरे लिए तो पहेली बन चुकी है। सदूर पर पहुंचते ही पहेली हल हो जाएगी। तेरे को तेरी हर बात का जवाब मिल जाएगा। बबूसा धरा को देखता रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला। याद है तेरे को सोलाम ने पकड़ लिया था, परंतु मारा नहीं। मारता कैसे? धरा हंसी। मेरी सहायक ताकतें उसके सिर पर सवार हो गई। उन्होंने सोलाम के दिमाग में डाल दिया कि बबूसा मुझे पसंद करता है। तबू तो टोबू जाति के योद्धाओं से मुझे बचा रहा है। सोलाम तेरी इज्जत बहुत करता है। जब ये बात उसके दिमाग में डाली गई तो उसने मुझे छोड़ दिया। मतलब कि तेरी ताकतें सोलाम की जान नहीं ले सकती थी। बबूसा ने सोच भरे स्वर में कहा। मैंने तेरे को पहले भी कहा है कि पृथ्वी पर मेरी ताकतों की संख्या 2-3 ही है। मेरी असल ताकतें तो सदूर पर रहती हैं। फिर किसी की जान लेने से मेरा काम संवरता नहीं, क्योंकि मेरा लक्ष्य तो सदूर पर वापस पहुंचना है। मेरे सदूर तक पहुंचने के रास्ते में जो रुकावटें आ रही हैं, मेरी ताकतें उन रुकावटों को दूर कर रही हैं। उनका काम मुझे सही अवस्था में सदूर पर पहुंचाना है, और मैं पहुंच भी जाऊंगी मेरे प्यारे बबूसा। धरा हंस पड़ी। निचला होठ टेढ़ा हो गया। सदूर पर पहुंचकर तू क्या करेगी? बबूसा ने पूछा। वही काम जो पहले कर रही थी और अधूरा रह गया था। धरा बराबर मुस्कुरा रही थी। कैसा काम? अभी तो कुछ नहीं जान सकेगा मेरे मुंह से, कितनी भी कोशिश कर ले। महापंडित को तेरे बारे में पता है? बबूसा क्या उठा। अच्छा, धरा व्यंग से मुस्कुराई। क्या पता है? यही कि तू सदूर पर पहुंचकर मुसीबतें खड़ी करने वाली है। महापंडित को कुछ नहीं पता। वो तो तभी से खुद ही परेशान है जब रानी ताशा ने राजा देव को सदूर घर से बाहर फेंका था। क्या मतलब? बबूसा के माथे पर बल दिखने लगे। महापंडित की मशीनों ने उसे तभी बता दिया था कि राजा देव को ग्रह से बाहर फेंकने में रानी ताशा की कोई गलती नहीं है। रानी ताशा निर्दोष है। इससे ज़्यादा मशीनें कुछ नहीं बता सकी। तभी से महापंडित इस उलझन में फंसा हुआ है कि रानी ताशा कैसे निर्दोष हो सकती है, जबकि वो जानता है कि मशीनें भी झूठ नहीं बोलती। महापंडित को मेरे बारे में आभास ज़रूर हो गया, परंतु वो मेरी हकीकत से अनजान है अभी। सदूर पर मौजूद पूरी ताकतों ने उसे इससे ज़्यादा कुछ पता ही नहीं लगने दिया। ये भी ना पता लगता, परंतु अब मेरी ताकतें कमज़ोर हो रही हैं। उनकी ऊर्जा खत्म हो रही है। ऊर्जा? हाँ, मेरी ताकतें भी तो तभी काम करेगी जब उन्हें ऊर्जा मिलेगी। सदूर पर पहुंचकर उन्हें ऊर्जा दूंगी। मुझे सारे काम ठीक से संभालने, सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। बहुत भटक ली मैं। धरा गंभीर उठी। तुम्हारी ताकतों को ऊर्जा कैसे मिलती है?
धरा बबूसा को देखती रही, फिर क्या उठी। ये मेरे भीतर की बात है, रहस्य की बात है, तेरे को क्यों बताऊं? तो सदूर पर पहुंचकर तेरे बारे में सबको पता चल जाएगा। हाँ, तब कोई पर्दा नहीं होगा। धरा मुस्कुराई, निचला और टेढ़ा हो गया। तब तेरे को किसी का डर नहीं होगा। तब मैं क्यों डरूंगी? लोग मुझसे डरेंगे। तो अभी मेरे बारे में जानते ही क्या है बबूसा? धरा हंस पड़ी। राजा देव के सामने तेरी एक चाल नहीं चलेगी सदूर पर। राजा देव? धरा मुस्कुराई, निचला और टेढ़ा हो गया। तुम्हारा राजा देव तो सदूर पर मेरे सामने मच्छर की तरह होगा, जैसे मसलने का भी मन नहीं करता। ऐसे मामूली लोगों को मैं ऐसे मामूली लोगों से मैं कोई वास्ता नहीं रखती। मज़ा तो उसे चखाना है जिसने धोखे से मुझ पर वार किया और मुझे एक खास समय तक के लिए सदूर जगह छोड़कर जाना पड़ा था। किसकी बात कर रही हो? और बातें मत कर मुझसे। मैं अभी अपने बारे में तेरे को कुछ नहीं बताना चाहती, धरा ने तीखे स्वर में कहा। बबूसा खड़ा धरा को देखता रहा। जा, मैं कोई बात नहीं करूंगी। बबूसा गंभीरता में डूबा वहां से बाहर निकल आया। उसे एहसास हो चुका था कि आने वाला वक्त बहुत खराब होगा। धरा की सलामती कई नई मुसीबत पैदा करने वाली है। अब वो सोचने लगा कि अगर सोमात के साथ धरा भी खत्म हो जाए तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा, कोई तनाव बाकी न रहेगा। परंतु ये होगा कैसे? अब जबकि वो गुस्से में धरा का गला दबाने के लिए आगे बढ़ा कि तभी उसके दिमाग में विचार आया कि ऐसा नहीं करना है, और वो वापस दरवाजे के पास जा पहुंचा। बबूसा जानता था कि यह बात धरा की ताकत नहीं उसके दिमाग में डाली होगी। उसकी ताकतें हमेशा ही उसकी रक्षा करने को तैयार रहती थी, उसे पूरी सुरक्षा दे रही थी। ऐसे में उसे खत्म कर पाना भी आसान काम नहीं था। उसकी ताकतें उसके बारे में किसी को बताने भी नहीं दे रही थी। उसे मार देना भी संभव नहीं हो रहा था। जोबिना। हाँ, इन सब बातों का हल एकमात्र जोबिना था। अगर जोबिना उसके हाथ लग जाती है तो धरा को खत्म करना कठिन नहीं होगा। इससे पहले कि धरा की ताकतें हरकत में आए, जोबिना से धरा को राख बनाया जा सकता है। सोमाज से भी वो दो पल्लों में निपटा जा सकता है। परंतु जोबिना हासिल कैसे हो? जोबिना ऐसा खतरनाक हथियार था कि रानी ताशा स्वयं उस पर अधिकार रखती थी, अपने पास रखती थी। जोबिना के गलत हाथों में पड़ जाने का मतलब बहुत खतरनाक हो सकता था। बबूसा ठिठक गया। सोचे चेहरे पर उभरी नजर आ रही थी, वो कश्मकश में दिखा। फिर आगे बढ़ा और मोड़ों को पार करता बढ़ता चला गया। रास्ते में एक दो रानी ताशा के आदमी भी मिले। बबूसा सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की मंजिल पर पहुंचा और सावधानी से आगे बढ़ने लगा। चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। बबूसा फैसला कर चुका था कि जो बिना हासिल कर सके, उसके लिए रानी ताशा और राजा देव के कमरे में जाना ज़रूरी था। जो बिना वहीं पर एक बंद बॉक्स में रखी हुई थी। सोमारा ने यही बताया था। उस बक्से को खोलने की दिक्कत अवश्य थी कि उसे खोलने के लिए बटनों के क्रम को नहीं जानता था, लेकिन उसने कोशिश करने की ठान ली थी। अहम बात तो ये थी कि रानी ताशा के कमरे की क्या स्थिति होगी। रानी ताशा कुछ देर पहले उसे पोपा के नीचे वाले हिस्से में मिली थी। वो पोपा का चक्कर लगाने के लिए निकली होगी, परंतु राजा देव तो भीतर ही होंगे। जो भी हो, बबूसा रानी ताशा के कमरे के दरवाजे के बाहर पहुंचकर ठिठका। कमरे का दरवाज़ा था। उसने हैंडल पकड़कर भीतर ढकेला तो दरवाज़ा खुलता चला गया। बबूसा ने गर्दन आगे करके भीतर झाँका। 15 फुट चौड़ा, 15 फुट लंबा कमरा था। एक तरफ 8 फुट के घेरे में शानदार बेड था। कमरे में टेबल, 2 कुर्सियाँ और ज़रूरत का अन्य सामान मौजूद था, परंतु देवराज चौहान नहीं दिखा। चंद पल ऐसी बीत गए, फिर बबूसा ने दबे पांव भीतर प्रवेश किया और दरवाज़ा आहिस्ता से बंद किया। तभी आवाज़ें सुनकर बबूसा सतर्क हुआ। जिधर बाथरूम था, आवाज़ें उधर से आई थी। बबूसा दबे पांव आगे बढ़ा और बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़े होकर भीतर आहटें ली तो फौरन ही उसे एहसास हो गया कि राजा देव नहा रहे हैं। बबूसा वहाँ से हटा और कमरे में नज़र दौड़ाने लगा। जल्दी उसकी निगाह दीवार के एक हिस्से पर जा टिकी। वहाँ बक्से का छोटा सा दरवाज़ा नज़र आ रहा था। उसके पास ही बटन वाली प्लेट लगी थी। वो बक्सा दीवार के भीतर फिट हुआ था। बबूसा उसके पास जा पहुंचा। इन बटनों में कैसा क्रम डालकर लॉक खोला जाता है, इस बात का एहसास था बबूसा को। तो वो उसी तरह के क्रम डालकर बक्से का दरवाज़ा खोलने की चेष्टा करने लगा। वो जानता था कि वक्त कम है। राजा देव कभी भी बाथरूम से बाहर आ सकते हैं। बबूसा की उंगलियां बहुत तेज़ी से बार बार बटनों को नया क्रम दे रही थी। 6-7 मिनट बाद एक खास क्रम पर क्लिक की आवाज़ कानों में पड़ी। बबूसा का दिल धड़क उठा। उसने बक्से के दरवाजे का हैंडल पकड़कर बाहर को खींचा तो दरवाज़ा खुलता चला गया। बबूसा का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने बक्से के भीतर झांका, जहाँ 2-3 खाने बने हुए थे। एक खाने में कई सारी जोबिना रखी दिखी। बबूसा ने फौरन एक जोबिना बाहर निकाली, उसे चेक किया। वो संपूर्ण थी, उसमें सब सामान लगा हुआ था। बबूसा बक्से का दरवाज़ा बंद करने लगा कि ठिठक गया। फौरन घूमकर पीछे की तरफ देखा। देवराज चौहान बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा उसे ही देख रहा था। वो नहा कर आया था और अंडरवियर में था। धीरे धीरे वो अपने गीले बालों पर हाथ फेर रहा था। दोनों की नज़रें मिली। बबूसा का चेहरा फक पड़ गया। एकाएक देवराज चौहान मुस्कुराया और आगे बढ़ता क्या उठा। क्या कर रहे हो बबूसा? चोरी कर रहा था राजा देव। बबूसा अपने पर काबू पाता क्या उठा। जो बिना चरा रहे थे। हाँ राजा देव, मांगने पर तो कोई देता नहीं, ज़रूरत थी इसलिए चोरी कर लेने की सोची, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। मुझसे कहा होता, आप भी नहीं देते, बबूसा बोला। देवराज चौहान पास आकर ठिठक गया। सोमात को मारने के लिए तुम्हें जो बिना चाहिए, देवराज चौहान बोला। सोमात के साथ एक और समस्या है, जो बिना के बिना काम नहीं बनेगा।
मैंने तुम्हें समाज से दूर रहने को कहा था। ये संभव नहीं राजा देव, कुछ काम तो ऐसे हैं जो मुझे करने ही है, उनकी ज़रूरत मैं समझता हूँ। बबूसा गंभीर हो गया। मुझे चोरी, हेरा फेरी, धोखेबाजी से सख्त नफरत है। तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, देवराज चौहान बोला। पर मैं तो रानी ताशा के अधीन चीज़ की चोरी कर रहा हूँ। अब मैं आ गया हूँ तो हर चीज़ मेरे अधीन है। जो बिना वापस रख दो बबूसा। देवराज चौहान का सर शांत था। जो हुक्म राजा देव, लेकिन मुझे इसकी सख्त ज़रूरत है। वापस रखो। बबूसा ने जोबिना वापस बॉक्स में रख दी। अब तो तुम्हारे पास जोबिना नहीं है, देवराज चौहान ने कहा। नहीं राजा देव, तलाशी ले लीजिए, मुझे तुम पर भरोसा है। बॉक्स बंद करो। बबूसा ने बॉक्स का छल्ला बंद किया तो क्लिक की आवाज़ उभरी। तुम्हारी आदतें बहुत बिगड़ गई हैं बबूसा, देवराज चौहान ने सामान्य स्वर में कहा। राजा देव, मेरा हर काम आपके लिए होता है, सदूर के भले के लिए होता है, बबूसा ने धीमे स्वर में कहा। परंतु तुम तो सोमात को मारने के लिए जोबिना चुरा रहे थे। मैं वही कर रहा हूँ जो मैंने ज़रूरी समझा। सोमात से मुकाबला करना है तो करो, परंतु इस काम के लिए तुम्हें जोबिना नहीं मिलेगी। देवराज चौहान मुस्कुराया। मैं जोबिना के बिना भी सोमात का मुकाबला कर लूँगा, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। जोबिना तो मैं धरा धरा को दिखाना चाहता था, वो कह रही थी कि मैं जोबिना देखना चाहती हूँ। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। ये दूसरी बार है कि तुम मेरे सामने धरा की बात कर रहे हो। तुम धरा को ज़्यादा महत्व दे रहे हो। बबूसा मनी मन झल्ला उठा। वो तो देवराज चौहान से कहने जा रहा था कि जोबना तो मैं धरा पर इस्तेमाल करना चाहता हूँ, परंतु धरा की ताकतों ने फिर उसके शब्दों को किसी और तरफ मोड़ दिया। बबूसा के चेहरे पर उखड़ापन उभरा। क्या हुआ? देवराज चौहान ने उसके चेहरे पर आए भावों को देखकर पूछा। कुछ नहीं राजा देव, मैं कहना कुछ चाहता हूँ और मुंह से कुछ और निकल रहा है। बबूसा लंबी सांस लेकर बोला। जाकर आराम करो, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कारू के घूंट ले लो। बबूसा ने कुछ नहीं कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दोबारा जोबना को हासिल करने की कोशिश मत करना। जो हुक्म राजा देव, बबूसा ने कहा और बाहर निकल गया। मन में एक ही सोच चल रही थी कि जोबिना हाथ लग गई थी। अगर राजा देव कुछ पल और देरी से आते तो जोबिना लेकर कमरे से बाहर निकल गया होता। बबूसा पोपा के रास्तों को पार करते आगे बढ़ता गया। चेहरे पर झल्लाहट सवार थी। जब सीढ़ियों के पास पहुंचा तो दूसरी तरफ देखा। उधर पोपा का चालक कक्ष था। बबूसा चालक कक्ष में जा पहुंचा। वहां किलोरा कुर्सी पर बैठा विंडशील्ड से बाहर का नज़ारा देख रहा था। आकाश गंगा बहुत ही सुंदर नजर आ रही थी और पोपा बाहर तेज रफ्तार से खिलौने की भांति स्क्रीनों पर भागता दिख रहा था। किलोरा बबूसा को देखते ही बोला। आओ बबूसा, तुम पोपा को उड़ाने चलाने के बारे में जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ ये कैसे चलाया जाता है। इसे तैयार करने में मैं राजा देव और जमरा के साथ था। मुझे बहुत अच्छा लगता है पोपा चलाना। आओ कुर्सी पर बैठो, किलोरा ने कहा। मैं बाद में आऊँगा, अभी व्यस्त हूँ। क्या तुम्हारे पास जोबिना है? जोबिना? नहीं, रानी ताशा ने सबसे जोबिना वापस ले लिया। पर तुम्हें क्यों चाहिए? किलोरा ने पूछा। ऐसे ही पूछ रहा था, बबूसा ने कहा। चालक कक्ष से बाहर निकल गया। बबूसा पोपा के पिछले हिस्से में पहुंचा जहाँ सोमारा उसके इंतजार में फर्श पर बैठी थी। देर लगा दी आदि में। ऐसी क्या बातें कर रहे थे रानी ताशा से? सोमारा उसे देखते ही कह उठी। बबूसा ने सब कुछ बताया, उसके बाद फर्श पर ही जा बैठा। ओह, तुमने जोबिना पाली थी? सोमारा के होठों से निकला। अगर राजा देव को बाथरूम से निकलने में कुछ पलों की देरी हो जाती तो मैं जोबिना लेकर निकल चुका होता। तब सोमा तो धरा को पलों के भीतर जलाकर खाक कर देता। बबूसा अफसोस भरे सर में क्या उठा। तुम राजा देव को समझाते कि धरा को खत्म करने के लिए जोबिना जरूरी है? कैसे कहता? धरा की ताकतें हर समय मेरे आसपास ही रहती हैं। वो मुझे कुछ भी कहने नहीं देती। कहने की कोशिश करता हूँ तो मुंह से कुछ का कुछ निकलता है। वो ताकतें मेरे मुंह से निकलने वाली बात को घुमा देती हैं। धरा बहुत शैतान है। कहती है उसकी ताकतों के साथ उसका मस्तिष्क जुड़ा हुआ है। उसे सब कुछ क्षणों में मालूम हो जाता है। मैं किसी को हकीकत बताने के काबिल नहीं हूँ। धरा कहती है उसका नाम ही उसकी पहचान है। जब उसका नाम जानेंगे तो उसके बारे में जान जाएंगे। तो क्या धरा उसका नाम नहीं है? वो तो पृथ्वी का नाम है। वो सदूर के नाम के बारे में बात करती है। जादूगरनी ने बताया था कि दो दो यानी कि एक शक्ल वाली दो धरा होंगी सदूर पर। यह कैसे हो सकता है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। सोमारा के चेहरे पर गंभीरता दिख रही थी। अब तुम क्या कहने वाले हो? सोमारा कह उठी। अब बबूसा की निगाह एक तरफ पड़े रस्सों की तरफ गई। एक पीले रंग का कुछ मोटा नायलॉन का रस्सा था और दूसरा सामान्य रस्सा था और 1.5 इंच मोटा था। वो उठकर पास पहुंचा और रस्सों को टटोल कर देखने लगा। उसकी लंबाई को चेक किया, फिर तसल्ली भरे स्वर में कह उठा। मुझे ऐसे ही रस्से चाहिए थे। सोमारा पास आ पहुंची। तुम इन रस्सों का क्या करोगे? बबूसा के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान उभरी। यह मोटा रस्सा मेरे सोचे चक्रव्यूह में अहम काम करेंगे। सोमात को खत्म करने में मोटा रस्सा मेरी भरपूर सहायता करेगा। मैं समझी नहीं, ज़रा खुलकर बताओ। बताऊंगा, परंतु अपना चक्रव्यूह बिछाने से पहले मैं सोमात को खत्म करने की एक खास कोशिश करने वाला हूँ। ऐसे में हो सकता है कि चक्रव्यूह बिछाने की ज़रूरत ही ना पड़े। बबूसा गंभीर स्वर में बोला। तुम उन सबको बुला लाओ। जगमोहन नगीना मोना चौधरी को? हाँ। बबूसा हथियारों से भरा बोरा खोलता के उठा। उन्हें यहाँ लाना ठीक रहेगा? हाँ, ये जगह तो सबसे बढ़िया है हमारे काम के लिए। सोमारा बाहर निकल गई। बबूसा बोरी से हथियारों को निकालकर बाहर रखने लगा। हथियारों में तलवारें थी, खंजर थे,
लंबे फल वाले घातक चाकू थे, चौकोर पत्ती वाले हथियार थे, कुल्हाड़ी थी, छोटी छोटी छोटे किंतु दमदार हथौड़े थे। काफ़ी मात्रा में हथियार थे जिन्हें देखकर बबूसा ने संतुष्टि भरे ढंग से सिर हिलाया। चेहरे पर शक्ति आ गई थी। कुछ ही देर में सोमारा, नगीना, मोना चौधरी और जगमोहन के साथ थी। वे सब फर्श पर बैठे, सबके चेहरों पर गंभीरता थी। बबूसा बोला, मैं सोमात पर वार करने की सोच रहा हूँ, तुम सबकी सहायता चाहिए। क्या करने वाले हो तुम? जगमोहन ने पूछा। उस दिन सोमात की गर्दन काटने का प्रयास किया गया, परंतु महापंडित ने उसकी गर्दन में रोक लगा रखी थी कि अगर कोई उसकी गर्दन काटना चाहे तो कट ना सके। महापंडित ने बहुत सोच समझकर बबूसा का निर्माण किया, परंतु महापंडित इतना भी समझदार नहीं कि हम कुछ कर ना सके। बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा, इस बार हम सफल रहेंगे, परंतु असफल भी रहे तो चिंता की बात नहीं, क्योंकि मैंने सोमात के लिए ज़बरदस्त चक्कर से की तैयारी कर ली है। कैसा चक्रव्यूह? नगीना ने पूछा। ज़रूरत पड़ने पर मैं तुम सबको बताऊंगा, परंतु पहले सोमात को बेकार करने की जो कोशिश मन में है वो करके देख लें। क्या करना चाहते हो तुम? मोना चौधरी ने पूछा। हम सोमात की टांग काटेंगे। टांग? हाँ, पैर से कुछ ऊपर से सोमात की टांग काटी जाएगी। बबूसा दांत भींच कर क्या उठा। टांग अलग करके हम अपने साथ ले ले आएंगे कि कट्टी टांग फिर ना जुड़ सके। टांग कट जाने की स्थिति में सोमात बेकार हो जाएगा, तब वो मुकाबला करने के काबिल ही नहीं रहेगा और ये हमारी उस पर जीत होगी। ये काम आसान नहीं है, नगीना बोली। कैसे? सोमान अपनी टांगें कैसे कटने देगा? वो तो बहुत सतर्क रहता। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, बबूसा ने कहा। सोमात इस वक्त नीचे वाले हिस्से में अपने कमरे में। हम सब हथियारों के साथ वहां जाएंगे और सोमात को वक्त दिए बिना उस पर झपट पड़ेंगे। एकाएक ऐसा हो जाने से सोमात उलझ जाएगा, लंबे क्षणों के लिए। उसी दौरान मैं कुल्हाड़ी से सोमात की टांग काट दूंगा। सब कुछ हमें बहुत तेज़ी से करना होगा कि सोमात को अपने को बचाने का वक्त न मिल सके। मुझे ये काम आसान नहीं लगता। जगमोहन क्या उठा। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता अगर काम को मेहनत और लगन से किया जाए, बबूसा ने कहा। तब तक सोमात हम लोगों की गर्दन और तोड़ देगा, उसमें बहुत ताकत है, मोना चौधरी बोली। थोड़ा सा तो खतरा उठाना ही होगा। ये छोटा सा परंतु ज़बरदस्त हमला होगा सोमात पर। अगर हमने ठीक से काम किया तो सोमात को हम हमेशा के लिए बेकार कर सकते हैं। टांग कट जाने की स्थिति में वो हारा हुआ माना जाएगा। सबकी निगाह बबूसा पर थी। इस काम में खतरा तो बहुत है बबूसा, सोमारा क्या उठी। सोमात रोबोट है, असली इंसान नहीं है, नगीना क्या उठी। बबूसा ने नगीना को देखा। बैटरी से चलता होगा। बैटरी लगी है, बबूसा ने कहा। तो हमें उस बैटरी को बेकार कर देना चाहिए, इससे वो बेजान हो जाएगा, नगीना बोली। तुम्हारा कहना कुछ हद तक सही है, बबूसा ने सोच भरे स्वर में कहा, परंतु इसमें दो बातें परेशानी पैदा कर रही हैं। एक तो ये कि हम नहीं जानते सोमात के शरीर के किस हिस्से में बैटरी लगी है। देखने में वो हर तरफ से फिट दिखता है और इस बात का आभास ही नहीं होता कि बैटरी उसके शरीर के किस हिस्से में फिट है। दूसरी बात ये कि अगर हम बैटरी के बारे में जान लेते हैं और किसी तरह उस बैटरी को उसके शरीर से अलग कर देते हैं तो कुछ देर के लिए सोमात बेजान जरूर हो जाएगा, परंतु रानी ताशा फ़ौरन नई बैटरी सोमात को लगा देगी और वो फिर हमारे सामने होगा। रानी ताशा के पास बैटरी होगी? नगीना ने कहा। ज़रूर होगी, बबूसा ने दृढ़ स्वर में कहा। सोमात के लिए एक से ज़्यादा बैटरी पोपा में मौजूद होंगी। फिर तो बैटरी वाला आइडिया बेकार है, जगमोहन क्या उठा। सोमात के शरीर का कोई हिस्सा ज़रूर नाजुक होगा जहाँ वार करने से उसे भारी नुकसान हो, परंतु हम उस जगह के बारे में अनजान हैं। मोना चौधरी क्या उठी। ये बात कहीं से पता भी नहीं चल सकती। इन बातों में नहीं उलझना है हमें, बबूसा बोला। सोमात के बारे में मैंने जो सोचा उस पर ही काम कर लेना बेहतर होगा। शायद हमें कामयाबी मिल जाए और सोमात बेकार हो जाए। जगमोहन के हाथ में लंबे फल वाला चाकू था। नगीना ने दो धारी खंजर थाम रखा था। मोना चौधरी के हाथ में छोटा परंतु भारी हथौड़ा था। सोमारा के हाथ में तलवार थी और बबूसा ने कुल्हाड़ा थाम रखा था। सबके चेहरों पर कठोरता नाच रही थी। वो पोपा की नीचे की मंजिल के रास्तों को तय करते सोमात के कमरे की तरफ बढ़े जा रहे थे। यह अच्छा ही रहा कि रास्ते में उन्हें कोई नहीं मिला था। कुछ देर वे सोमात पर हमला करने की योजना को तैयार करते रहे थे। उनके इरादे दृढ़ थे। वो जानते थे कि सोमात के हाथों किसी न किसी की जान भी जा सकती थी। वे पांचों सोमात के कमरे के सामने पहुंचे। नगीना ने दरवाज़ा खोला और सब एक साथ ही भीतर प्रवेश करते चले गए। सोमात कमरे में टहल रहा था कि सबको हथियारों के साथ भीतर आया पाकर चौंका, परंतु आगे कुछ भी न सोच सका। जगमोहन, सोमारा, नगीना और मोना चौधरी हथियारों के साथ उस पर झपट पड़े। नगीना खंजर थामे उछली और सोमात की छाती से जा टकराई। एक हाथ सोमात की गर्दन में डाला और हाथ में दबे खंजर का वार उसकी छाती पर किया। खंजर सोमात की छाती में जा धंसा। तब तक जगमोहन लंबे फल वाले चाकू को सोमात की कमर में धंसा चुका था। मोना चौधरी ने फुर्ती से हथौड़ा सोमात के सिर पर मारा तो सोमारा ने तलवार का भरपूर वार उसकी भां पर इस तरह किया जैसे भां काट देना चाहती हो, परंतु टक की आवाज़ के साथ तलवार भां के आधी भीतर पहुंचकर रुक गई। परंतु इन वारों को करके वे रुके नहीं। एक के बाद एक बार बार सोमात के शरीर पर वार करने लगे। जगमोहन चाकू को बार बार सोमात के शरीर के भीतर बाहर कर रहा था। इसी तरह नगीना खंजर को बार बार उसकी छाती और पेट में धंसा रही थी। मोना चौधरी कभी सिर पर तो कभी जांघों पर, कभी कंधों पर हथौड़ा बरसा रही थी।
सोमारा तलवारों के वार कर रही थी, सब कुछ तेजी से जारी था। पागल हो तुम लोग, सोमात के होंठों से निकला। तभी बबूसा ने कुल्हाड़ी का ज़बरदस्त वार सोमात की पिंडली पर किया। आधी पिंडली कटने के बाद कुल्हाड़ी टक की आवाज़ के साथ थम गई। बबूसा ने फिर ज़बरदस्त वार किया। दोबारा भी कुल्हाड़ी पिंडली को पूरा ना काट सकी। टक की आवाज़ उभरी और कुल्हाड़ी रुक गई। बबूसा ने एक साथ कई वार कर डाले, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुल्हाड़ी हर बार आगे बढ़ने से रुक जाती। बबूसा के चेहरे पर दरिंदगी नाच रही थी। वो घुर्राहट भरे सर में क्या उठा। कोई फ़ायदा नहीं। इसकी टांगों में भी रोक लगी है कि टांग कट ना सके। इसकी बाह में भी ऐसे ही है। सोमारा गुस्से से क्या उठी। बाह नहीं कट रही। वार करते सब थम गए। सोमात का शरीर जगह जगह से उधड़ा लग रहा था। जिस्म में चाकू, खंजर, तलवारों के वारों की वजह से छेद नजर आ रहे थे। हथौड़ा हथौड़े की चोट पड़ने की वजह से सिर पिचक गया था। 2 मिनट में ही वो बुरे हाल में दिखने लगा था, जबकि सोमात की आंखें खुली थी और वो सबको हरकत करते देख रहा था। नगीना का गला उसने पकड़ना चाहा तो नगीना ने फ़ौरन उसकी छाती से एक तरफ छलांग लगा दी। कई जगह से सोमात की स्किन छिलके की भांति लटक रही थी। तुम सफल नहीं हो सके बबूसा। जगमोहन सोमात पर लंबे चाकू से वार करता क्या उठा। इसके शरीर में अंगों पर हर जगह रोक लगी है कि कोई भी हिस्सा कटकर अलग ना हो। बबूसा के चेहरे पर क्रोध नाच रहा था। हम असफल रहे, जो करने की सोचा था। चलो यहाँ से। फिर वो सब देखते देखते हथियारों के साथ बाहर निकलते चले गए। सोमात अपनी जगह पर स्थिर खड़ा था। बुरी हालत लग रही थी उसकी। पूरा शरीर टूट फूट चुका था। उसने गर्दन घुमाकर अपनी छाती और पेट का हाल देखा। बाहें देखी। तलवार से कट चुका स्किन का लंबा सा हिस्सा बाह से नीचे की तरफ लटक रहा था। फिर उसने बाह उठाकर पिच सिर पर फेरा। एक तरफ से कनपटी भी पिचकी सी नजर आ रही थी। उसके बाद उसकी निगाह पिंडली पर गई, जहाँ कुल्हाड़ी के वार हुए थे। पिंडली को हर तरफ से काटने की चेष्टा की गई थी, परंतु पिंडली के भीतर लगी रोक की वजह से पिंडली नहीं कट पाई थी। ये तो बबूसा ने बहुत गलत किया, सोमात बोला। सबको अपने साथ मिला लिया। मैं जानता था वो मुझ पर वार ज़रूर करेगा। बबूसा ने पक्की योजना बनाकर मुझे मार डालना चाहा, परंतु सोमात पर इन वारों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा करके बबूसा ने खुद को मुसीबत में डाल लिया। सोमारा भी बबूसा के साथ मिल गई। एकाएक सोमात के टूटे फूटे चेहरे पर शांत सी मुस्कान उभरी और फिर आगे बढ़कर वहाँ बिछे बेड पर पीठ के बल लेट गया। आंखें खुली थी, वो छत को देख रहा था। वक्त बीतने लगा। धीरे धीरे उसका कटा फटा पिच का शरीर ठीक होने लगा। शरीर में बने छेद भरने लगे। पिच का सिर बेहद मध्यम रफ्तार से पुनः गोल होता जा रहा था। पिंडली दुरुस्त होने लगी। इस इन सबको 20 मिनट लगे, वो पूरी तरह ठीक हो गया। सोमात बेड से उठा। वहाँ की मांस रूपी झिल्ली लटक रही थी, जिसे कि उसने दूसरे हाथ से पुनः उस जगह पर रख दिया जहाँ से कटकर वो लटक रही थी। तो मिनट भर में वो भी ठीक हो गई। अब सोमात पहले की तरह सामान्य था। वो मुस्कुराया, बेहद शांत मुस्कान। आगे बढ़कर उसने एक तरफ पड़ा यंत्र उठाया और उसने छेड़छाड़ करके रानी ताशा से संबंध बनाया और बात की। कहो सोमात। यंत्र से रानी ताशा की आवाज़ निकलकर सोमात के कानों में पड़ी। बबूसा ने सोमारा, जगमोहन, नगीना, मोना चौधरी के साथ मिलकर मुझ पर हमला किया मेरे कमरे में। ओह, पूरी बात बताओ। सोमात ने सारा वर्णन बता देने के बाद कहा। आपका हुक्म था कि ऐसा कुछ हो तो मैंने उन्हें कुछ नहीं कहना है। शुक्रिया सोमात कि तुमने मेरी बात याद रखी, रानी ताशा ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन रानी ताशा, ये हर बार तो नहीं होगा। बबूसा अभी फिर मुझ पर हमला करेगा। वो रुकने वाला नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से हमला का जवाब देने की मुझे इजाज़त मिल जाए। बबूसा ने जो किया गलत किया। रानी ताशा का कठोर स्वर यंत्र से उभरा। आखिरी बार उसे समझाने की चेष्टा की जाएगी। तुम अब से आज़ाद हो कि अगर वो लोग तुम पर फिर हमला करें तो उन्हें मार सकते हो। मैं यही सुनना चाहता था रानी ताशा, कहते हुए सोमात के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। रानी ताशा ने यंत्र बंद करके एक तरफ रखा। देवराज चौहान प्रश्न भरी नज़रों से रानी ताशा को देख रहा था। देव, बबूसा ने सोमात पर हमला किया था उसे खत्म करने के लिए। रानी ताशा ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। इस हमले में बबूसा के साथ जगमोहन, नगीना, सोमारा और मोना चौधरी थे। देवराज चौहान ने हौले से सिर हिलाया। सोमारा भी बबूसा के साथ मिल गई है, जबकि मैंने सोचा था कि वो उसे समझाएगी। ये गलत हो रहा है, देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। सोमात से मैंने कह रखा था कि ऐसा वक्त आए तो तुमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, परंतु मैं सोमात को ज़्यादा देर तक रोके नहीं रख सकती। वो अपनी मर्जी करने के लिए भी आज़ाद है। 2 बार बबूसा सोमात पर जानलेवा हमला कर चुका है। मैंने सोमात को इजाज़त दे दी है कि अब ऐसा हो तो वो जवाबी कार्रवाई कर सकता है। सोमात तो उन सबको मार देगा, देवराज चौहान गंभीर था। सोमात कहता है कि बबूसा रुकने वाला नहीं, वो फिर हमला करेगा, रानी ताशा ने कहा। यह सब रुकना चाहिए ताशा। मेरे देव, सोमात अब तक मेरे कहने पर रुका हुआ था, पर अब नहीं रुकेगा। मैं नहीं चाहता कि उन सबको अपनी जान गंवानी पड़े, देवराज चौहान ने कहा। हमें उन सबको समझाना चाहिए। मैं बबूसा को समझा चुकी हूँ, परंतु वो नहीं माना, रानी ताशा ने कहा। वो सोमात को मारने की जिद कर रहा है, देवराज चौहान बोला। मैंने भी उसे समझाया था। महापंडित ने बबूसा का जन्म कराते समय उसमें आपकी आदतें, आपकी ताकत डाली है। वो जिद तो करेगा ही, अपनी धुन का पक्का है, परंतु वो समाज को जीत नहीं सकता। वो खुद भी मरेगा और अन्यों के मरने की भी वजह बनेगा। देवराज चौहान उठता हुआ बोला। हमें उन सबको सख्ती से समझाना चाहिए।
कोई फ़ायदा नहीं होगा देव, रानी ताशा गंभीर स्वर में बोली। बबूसा मानने वाला नहीं। मेरे साथ चलो ताशा, जैसे भी हो उन्हें समझाना ही पड़ेगा। देवराज चौहान गंभीर दिख रहा था। हम असफल रहे। बबूसा क्रोध में सुलगता दांत बीच कर कह उठा। कितनी अच्छी तरह हमने सोमात को जा घेरा था, सब ठीक रहा। हम जो करना चाहते थे वही किया, परंतु असफलता ही मिली हमें। इस समय वे सब पोपा के पीछे वाले हिस्से में उसी जगह पर मौजूद थे। बबूसा कमर पर हाथ बांधे क्रोध में टहल रहा था। बाकी सब पोपा के फर्श पर बैठे थे। सब चिंतित दिख रहे थे। हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं थी, मोना चौधरी कह उठी। लेकिन फ़ायदा तो कुछ ना हुआ, जगमोहन बोला। मैंने हथौड़े मार मार कर उसका सिर पिचका दिया था, पर उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। मोना चौधरी ने पुनः कहा। पता नहीं उसे कैसे बनाया गया है कि कैसे वो अपने टूट फूट चुके शरीर की फ़ौरन रिपेयर कर लेता है। महापंडित ने सोमात को ज़बरदस्त बनाया। सारा कमाल तो महापंडित का है, सोमात का नहीं। बाबू सा दांत पीछे क्या उठा। महापंडित जैसा गुणवान व्यक्ति मैंने दूसरा नहीं देखा। इस वक्त बात यह है कि हम असफल रहे, नगीना बोली। बात यह है कि सोमात ने अब तक खुद को ठीक कर लिया होगा और हमसे बदला लेने के लिए वो कभी भी आ सकता है। सबकी नज़रें मिली। हमारे लिए सोमात नाम का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। हमारी कोशिशें असफल हो रही हैं, सोमारा ने कहा। मेरे ख्याल में हमने सोमात पर हमला करके अपने लिए खतरा बढ़ा लिया है। सब गंभीर थे। बबूसा गुस्से में था। यह बात सही है कि अब सोमात हमें नहीं छोड़ेगा, जगमोहन बोला। और हम किसी भी प्रकार से उसका मुकाबला नहीं कर सकते, मोना चौधरी ने कहा। तुम उसकी टांगें क्यों नहीं काट पाए बबूसा, नगीना ने पूछा। वहाँ भी रोक लगी थी। मेरी कुल्हाड़ी पिंडली के बीच में जाकर अटक जाती थी। उसकी गर्दन में भी रोक लगी है। इसका मतलब उसके शरीर के हर हिस्से में ऐसी रोक है, उसे काट नहीं सकते। तुम ठीक कहते हो, सोमारा बोली। मेरी तलवार उसकी आधी बाँह काट कर रुक जाती थी। कुछ ऐसी आवाज़ सी आती थी जैसे कि तलवार सख्त चीज़ से टकरा रही हो। अब हमें सोमाज से अपना बचाव कैसे करना चाहिए। हम सोमाज से बचाव नहीं कर सकते भाभी, जगमोहन ने होंठ बीच कर कहा। उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बचाव के लिए कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। बबूसा ही कुछ बताएगा। मोना चौधरी ने बबूसा को देखा। टहलते टहलते बबूसा रुका और सबको देखा। बोला, मेरे होते चिंता मत करो, सोमाज का मुकाबला मैं करूँगा। मेरे मरने के बाद ही खतरा तुम पर आएगा। मरने की बात मत कर, सुमारा क्या उठी। बबूसा के चेहरे पर सख्ती नाच रही थी। अब मैं अपना चक्रव्यूह बिछाऊंगा। कैसा चक्रव्यूह। बबूसा का चक्रव्यूह। बबूसा के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान नाच उठी। माना कि महापंडित गुड़ी इंसान है। उसने सोमात का इस तरह से निर्माण किया है कि उसे जीता नहीं जा सकता। परंतु इस जन्म में मेरे में भी राजादेव का दिमाग डाला है महापंडित ने। राजादेव का दिमाग ज़रूरत पड़ने पर रास्ता निकाल ही लेता है। मैं अपने चक्रव्यूह पर सैकड़ों बार सोच चुका हूँ और वो इतना बेहतरीन है कि सोमात उस चक्रव्यूह में फंसकर छटपटा उठेगा और मारा जाएगा। सबकी नज़रें मिली। बबूसा की आंखों में जहरीली मुस्कान नाच रही थी। हमें भी बता बबूसा चक्रव्यूह के बारे में, सोमारा के उठी। हाँ, अब बताने का वक्त आ गया। उसी पल कदमों की आहटें गूंजी। बबूसा के शब्द मुंह में ही रह गए। सोमात आ गया, कहते हुए नगीना उसी पल उछलकर खड़ी हो गई। बाकी सबने भी उठने में देर न लगाई। बबूसा का जिस्म तन गया। तभी सामने के रास्ते से देवराज चौहान और रानी ताशा ने भीतर प्रवेश किया। सबको इस तरह खड़े पाकर दोनों ठिठक से गए। नज़रें मिलती रहीं। पल आगे सरकने लगे। तो तुम लोगों ने सोचा सोमात आ गया, देवराज चौहान गंभीर स्वर में कह उठा। बबूसा ने फौरन अपने को शांत कर लिया था, जबकि देवराज चौहान को देखकर नगीना की आंखों में शिकायत के भाव आ गए थे। कैसे हो जगमोहन, देवराज चौहान ने पूछा। अच्छा हूँ, तुम भी ठीक हो नगीना। जी, नगीना ने केवल इतना ही कहा। तभी रानी ताशा सोमारा से कह उठी। क्यों सोमारा, तू तो कहती थी कि बबूसा को समझाएगी और तुम तो बबूसा के ही साथ देने लगी। सोमारा रानी ताशा को खामोशी से देखती रही। बबूसा, रानी ताशा बोली, तुम लोग अभी तक इसलिए सलामत हो कि मैंने सोमात से कह रखा था कि अगर बबूसा गलत हरकत करे तो तुम कुछ मत कहना। सोमात ने मेरी बात पूरी तरह मानी, वरना अब तक तुम लोग जिंदा ना रहते। परंतु अब सोमात से मुझे कहना ही पड़ा कि अगर अब बबूसा या बाकी लोग उसे नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करें तो वो भी आ जाए तो कुछ भी करने को। बबूसा शांत भाव से मुस्कुरा पड़ा। अब सावधान रहना, सोमात को नुकसान पहुंचाने से पहले। सोमात तुम सबको उस स्थिति में मार देगा। मैं जानता हूँ रानी ताशा कि आपको हम सबकी बहुत चिंता है, बबूसा ने सामान्य स्वर में कहा। तुम अभी भी मेरी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे, रानी ताशा तीखे स्वर में कह उठी। आप गलत समझ रही हैं मुझे। मैं जानता हूँ कि आपने जो कहा है सही कहा है। समझदारी इसी में है कि तुम में से कोई भी सोमात पर हमला करके अपनी मौत को ना बुलाए। किसी ने जवाब नहीं दिया। सोमात ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा बबूसा, रानी ताशा पुनः बोली। उसने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। पढ़े पूर्व प्रकाशित उपन्यास बबूसा खतरे में। वो मेरे हुक्म का पालन कर रहा था। मैंने उसे कहा था कि बबूसा जब सामने आए तो वो उसे मार दे। बबूसा शांत रहा। तभी देवराज चौहान बबूसा के पास पहुंचकर बोला, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता बबूसा। जी राजा देव। बबूसा इस वक्त बेहद शांत था। सोमात के पीछे मत पड़ो, वरना इस बार वो तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगा, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। ताशा सोमात से कह चुकी है कि अगर अब उस पर हमला हो तो वो जो चाहे जवाब में कर सकता है। सोमात को ऐसी इजाज़त ना देना भी गलत बात थी।
उसके पास भी हमले का जवाब देने की इजाज़त होनी चाहिए। तुम 2 बार उस पर हमला कर चुके हो। 2 ही बार सफल नहीं हो सके। दोनों ही बार सफल नहीं हो सके राजा देव। बबूसा मुस्कुराया। सोमात का मुकाबला नहीं किया जा सकता। महापंडित ने उसे बनाई इस तरह क्या। राजा देव, आप ही कहा करते थे कि कोई भी काम कठिन नहीं होता। मेहनत, लगन और धैर्य की ज़रूरत होती है काम करने के लिए। देवराज चांद ने बबूसा को गहरी निगाहों से देखा। बबूसा दूसरी तरफ देखने लगा। तो तुम अभी भी सोमात से टकराने का इरादा रखते हो बबूसा? देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा। बबूसा खामोश रहा। अगर मैं तुम्हें हुक्म दूँ कि तुम सोमात की तरफ देखोगे भी नहीं तो? आपका हुक्म सर आंखों पर राजा देव। बबूसा तो आंखें बंद करके आपके हुक्म का पालन करता रहा और करता भी रहेगा। परंतु सोमात के मामले में आप मुझे हुक्म देकर मुझ पर जुल्म नहीं करेंगे। ये सोमात का और मेरा मामला है। राजा देव, रानी ताशा सख्त स्वर में बोली। यह पहले वाला बबूसा नहीं रहा। मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ बबूसा। मैं जानता हूँ कि बबूसा को राजा देव की सेवा के लिए जिंदा रहना है और बबूसा जिंदा रहेगा भी। देवराज चौहान ने गहरी निगाहों से बबूसा को देखा। बबूसा ने आंखें नहीं मिलाई और मुंह फेर लिया। ठीक है बबूसा, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। मैं तुम्हें हुक्म नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ आपका दिल बहुत बड़ा है। बबूसा मुस्कुरा पड़ा। आप गलत हुक्म देकर बबूसा का दिल नहीं दुखाएंगे। देवराज चौहान गंभीर नजर आ रहा था। ये क्या राजा देव, हम तो बबूसा को रोकने आए थे। रानी ताशा क्या उठी। आप इसे सख्ती से हुक्म दें कि। मैं बबूसा को ऐसा कोई हुक्म नहीं दूंगा ताशा जिससे कि बबूसा को तकलीफ हो। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। फिर नगीना, जगमोहन और मोना चौधरी को देखकर कहा, तुम तीनों अपना ख्याल रखना। ज़रूरी नहीं कि बबूसा की बात मानकर तुम लोग अपने को खतरे में डाल दो। जो भी करो सोच समझ कर करो। सोमात को अब कुछ भी करने की छूट मिल चुकी है। इसके साथ ही देवराज चौहान ने सोमारा को देखकर कहा, हो सके तो बबूसा को समझाने की कोशिश करो। बबूसा मुस्कुराहट के साथ देवराज चौहान को देख रहा था। देवराज चौहान ने बबूसा को देखा तो बरबस ही वो भी मुस्कुरा पड़ा। बबूसा हमेशा से ही आपका बेहतरीन सेवक रहेगा राजा देव। बबूसा ने आदर भरे स्वर में कहा। पर मैंने तुम्हें हमेशा दोस्त समझा है। देवराज चौहान ने हाथ से बबूसा का कंधा थपथपाया। राजा देव, रानी दशा अजीब से स्वर में क्या उठी। बबूसा को रोकने की अपेक्षा आप तो उसे बढ़ावा दे रहे हैं। मैं ऐसा हुक्म नहीं देना चाहता कि जिसे पूरा करने के लिए बबूसा को कश्मकश से गुजरना पड़े। बबूसा की इच्छा है सोमात से टकराने की तो ऐसा ही सही। बबूसा जो चाहता है बेशक वही करे। परंतु राजा देव, रानी ताशा के ओठों से निकला, सोमात इन सबको मार देगा। देवराज चौहान ने भरपूर निगाहों से बबूसा को देखा और क्या उठा। बबूसा बच्चा नहीं है जो भी। तभी दौड़ते कदमों की आवाज़ से सबका ध्यान भंग हुआ। राजा देव आप यहाँ हैं क्या? इसके साथ ही हम्बस ने घबराए अंदाज में भीतर प्रवेश किया। क्या हुआ? देवराज चौहान के ओठों से निकला। किलोरा आपको बुला रहा है। चालक कक्ष में खतरे का सिग्नल बजे जा रहा है। हम्बस ने बदआवाज हाल में कहा। राजा देव, किलोरा बदआवाज से कह उठा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं यहाँ बैठा था कि अचानक ही खतरे का सिग्नल बजने लगा। स्क्रीनों पर पोपा के आसपास के दृश्य देखे तो सब ठीक पाया। मैंने सिग्नल बंद कर दिया तो कुछ पलों बाद वो फिर बजने लगा। तब मुझे पोपा से दूर कुछ छोटे छोटे काले धब्बे धब्बे दिखे स्क्रीन पर। मैं नहीं समझ पाया कि वो धब्बे क्या, परंतु मैंने उन धब्बों से बचने के लिए पोपा की दिशा बदल दी। लेकिन खतरे का सिग्नल फिर भी बंद नहीं हुआ। मैंने कई दिशाएं बदली परंतु हालात वही रहे। सिग्नल बराबर बज रहा है। स्क्रीन पर वो धब्बे अब स्पष्ट हो चुके हैं। वो चट्टानों के बड़े बड़े पत्थर हैं जो कि आकाश गंगा में भटक रहे हैं। लगता है आकाश गंगा में वो पत्थर काफ़ी बड़े इलाके में फैले हैं। तभी तो दिशा के बदलने पर भी खतरे का सिग्नल बंद नहीं हो रहा। पोपा अगले 10 मिनट में उन पत्थरों से टकरा जाएगा। हमारे पास वक्त कम है राजा देव। फ़ौरन ही कुछ करना होगा। किलोरा घबराया हुआ था। देवराज चौहान पास की कुर्सी पर बैठ चुका था। इस वक्त कमरे में उनके अलावा रानी ताशा, बबूसा और हम्बस थे। देवराज चौहान ने स्क्रीन पर नज़र मारी जहाँ पत्थर के टुकड़े आकाश गंगा में भटकते नजर आ रहे थे। देवराज चौहान ने पोपा को बाईं तरफ मोड़ा। नजरें स्क्रीन पर ही रहीं। कमरे में खतरे के सिग्नल की बीप बीप बज रही थी। पोपा मुड़कर दूसरी दिशा पकड़ चुका था लेकिन स्क्रीन पर पत्थर बराबर नजर आ रहे थे। बीप बीप की आवाज़ चालक कक्ष में बराबर गूंज रही थी। 2 मिनट बीत गए। दिशा बदले परंतु कोई फर्क नहीं दिखा। तब देवराज चौहान ने बाईं तरफ की दिशा कर ली। नजरें स्क्रीन पर जा टिकी। मैं सब कुछ करके देख चुका हूँ राजा देव। ये पत्थर लगता है आकाश गंगा के बहुत बड़े हिस्से में फैले हुए हैं। स्क्रीन पर पत्थर बराबर नजर आते रहे। बीप बीप की आवाज़ बराबर वहाँ गूंज रही थी। कोई फर्क ना पड़ने पर देवराज चौहान पोपा की ऊंचाई बढ़ाता चला गया। तब भी अगले 2 मिनटों में कोई फर्क नहीं पड़ा तो होंठ पीछे देवराज चौहान पोपा को नीचे की तरफ ले जाने लगा। ऐसा करते ही पोपा का अगला हिस्सा नीचे की तरफ झुक गया था। देवराज चौहान और भी रफ्तार बढ़ा चुका था। पोपा ने तूफानी गति पकड़ ली थी। हमारे पास 3-4 मिनट का ही वक्त था राजा देव, किलोरा बोला। वो पत्थर काफ़ी बड़े लग रहे। उसी पल चालक कक्ष में उभरती बीप बीप की आवाज़ें थम गई। स्क्रीन पर नजर आने वाले पत्थर धुंधले पड़ने लगे। देवराज चौहान के चेहरे पर राहत के भाव उभरे। 10 मिनट तक वो पोपा को उसी दिशा में लेता गया और स्क्रीन पर से पत्थरों के निशान गायब हो चुके थे। किलोरा का चेहरा मुस्कान से भरने लगा था। मैंने मैंने पोपा को नीचे की तरफ नहीं किया था। किलोरा क्या उठा।
10 मिनट बाद देवराज चौहान ने पोपा को सीधा किया और किलोरा से बोला, सब ठीक है अब। पोपा को इसी दिशा में बढ़ाते रहो और 20 मिनट बाद इसे वापस अपनी दिशा में ले आना। तब इस बात का ध्यान रखना कि इसमें पत्थरों के धब्बे ना दिखें। मेरे ख्याल में तब तक हम पत्थरों से दूर आ चुके होंगे, परंतु तुम सतर्कता से पोपा को वापस अपनी दिशा में लेना किलोरा। जी राजा देव। सब ठीक। पगवार बबूसा चालक कक्ष से निकला और आगे बढ़ गया। अब फिर उसके मस्तिष्क में सोमात घूमने लगा था। धरा घूमने लगी थी। वो जानता था कि धरा से मुकाबला नहीं किया जा सकता। उसकी ताकतों ने उसे घेर रखा हुआ था। ऐसे में उसका ध्यान सोमात पर केंद्रित हो गया। दिल दिमाग में दृढ़ इरादा किए बैठा था कि सोमात को खत्म करके रहना है और अब वो अपना चक्रव्यूह बिछाएगा सोमात के गिर्द। और एकाएक बबूसा की सोचें थम गई। नजरें धरा पर जा टिकी, जो कि इस वक्त अपने केबिन का दरवाज़ा खोले खड़ी थी। दोनों की नज़रें मिली तो धरा मुस्कुराई। उसका निचला ओठ टेढ़ा हो गया। बबूसा के चेहरे पर गंभीरता उभरी। वो धरा की तरफ बढ़ गया। धरा उसी अंदाज में मुस्कुराते हुए पलटी और वापस केबिन में चली गई। दरवाज़ा खुला रहा। बबूसा जब दरवाजे पर पहुंचा तो धरा को आलती मालती मारकर बेड पर बैठे देखा। बबूसा दरवाजे पर ही रुक गया था। धरा उसे देखकर हंसी और निचला ओठ टेढ़ा हो गया। क्यों? धरा ने आंखें नचाई। जो बिना हाथ आकर भी निकल गई। मुझे मारना चाहता था जो बिना से? नहीं, बबूसा ने शांत स्वर में कहा, सोमात को मारना है। तू कहता है तो तेरी बात को सच मान लेती हूँ, क्योंकि मेरी ताकत किसी के मन का हाल तो जान नहीं सकती। वैसे तू इतना शरीफ नहीं लगता कि जो बिना तेरे पास हो और तू मुझे मारने की ना सोचे। ये तेरा वहम है, मैंने ऐसा नहीं सोचा। तकलीफ तो तेरे को बहुत हो रही होगी कि तू मेरे बारे में देवराज चौहान या ताशा को नहीं बता पा रहा। धरा बच्चों की तरह खुश होती मुस्कुराई तो पुनः होठ टेढ़ा हुआ। तकलीफ हो रही है ना? सच में, बबूसा ने स्वीकारा। तेरे को एक और मज़ेदार बात बताऊं? उसे सुनकर तेरे तोते उड़ जाएंगे। धरा ने चंचलता से आंखें नचाई। तोते? हाँ, तोते उड़ाऊं तेरे? धरा ने शरारत भरे स्वर में कहा। आंखों में शैतानी चमक तैर रही थी। कह दे। वो तेरे को याद है ना, जब रानी ताशा का देवराज चौहान को फ़ोन आता था तो देवराज चौहान होश गंवा बैठता था और ताशा ताशा कहकर उसके पास जाने को उतावला हो जाता था। देवराज चौहान तड़पता था रानी ताशा के पास जाने के लिए, भागता था रानी ताशा से मिलने के लिए। भूला तो नहीं होगा तू? क्यों भूलूंगा, सब याद है। पर तू कहना क्या चाहती है? बबूसा गंभीर स्वर में बोला। वो सारा असर मेरी ताकतें ही देवराज चौहान पर डालती थी कि वो ऐसा करे। क्यों? बबूसा के होठों से निकला। क्योंकि मैं चाहती थी कि देवराज चौहान जल्द से जल्द रानी ताशा से मिल जाए और वापस सदूर पर जाने का मेरा रास्ता खुल जाए। देवराज चौहान ताशा के पास पहुंच जाना चाहता था। ये सब मेरी ताकतें ही तो देवराज चौहान से करा रही थी और मेरी ताकतों ने ही देवराज चौहान को रानी ताशा तक पहुंचाया था। ओह, बबूसा के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। ये सब तूने ही किया? हाँ, मैंने अपनी ताकतों से कराया, ताकि देवराज चौहान और ताशा मिलें और फिर सदूर पर जाने का प्रोग्राम बनाएं और मेरे को भी साथ ले चलें। वही हो रहा है ना? धरा ने आंखें नचाई। बबूसा गंभीर निगाहों से धरा को देखता क्या उठा। बहुत गलत किया तूने। मैं ऐसे ही काम करती हूँ। अब तेरा असली तोता उड़ाने जा रही हूँ। उड़ाऊँ क्या? धरा ने आंखें नचाई। असली तोता? बबूसा के होंठों से निकला। उसकी आंखें सिकुड़ी। उड़ाऊँ कि रहने दूँ? उड़ा। बबूसा एकाएक सतर्क सा दिखने लगा, जैसे बम फटने वाला हो। देवराज चौहान को रानी ताशा से कोई प्यार व्यार नहीं है, ना ही वो रानी ताशा का दीवाना है। धरा हाथ नचाते जहरीले मुस्कान के साथ कह उठी। देवराज चौहान को तो मेरी ताकतों ने रानी ताशा का दीवाना बना रखा है। क्या? बबूसा का मुंह हैरत से खुला रह गया। उड़ गया ना तोता? धरा हंस पड़ी। निचला ओठ टेढ़ा देखने लगा। ये तुमने ऐसा क्यों किया? बबूसा के होठों से निकला। ऐसा न करती तो क्या करती? करना पड़ा। मेरी ताकतों ने मुझे पहले ही बता दिया था कि देवराज चौहान अपनी पत्नी नगीना का साथ नहीं छोड़ने वाला। सब कुछ याद आने पर भी वो रानी ताशा को स्वीकार नहीं करेगा कि इस जन्म में उसकी पत्नी नगीना है। और रानी ताशा की बातें तो उसी जन्म में ख़त्म हो गई थी। मतलब कि देवराज चौहान और रानी ताशा आपस में नहीं मिलते, जबकि रानी ताशा का इरादा दृढ़ था कि वो राजा देव को सदूर पर वापस लेकर ही जाएगी। ऐसे में कई तरह के झगड़े उठ जाते और मैं कैसे सदूर पर जाती। मेरा वापस सदूर पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तब मैंने अपनी ताकतों को हुक्म दिया कि वो देवराज चौहान को रानी ताशा का दीवाना बना दे, ताकि वे सुख शांति से सदूर पहुंच जाए। और ऐसे ही किया मेरी ताकतों ने। देख ले, पोपा अब सदूर की तरफ उड़ा जा रहा है। बबूसा ठगा सा धरा को देखने लगा। मस्तिष्क में तूफान खड़ा हो गया था। धरा उसे देखते मुस्कुरा रही थी। निचला होठ टेढ़ा हो गया था। ये तूने बहुत गलत किया। बोला तो, मैं ऐसे काम ही करती हूँ। धरा ने आंखें नचाई। मुझे किसी बात से कुछ भी वास्ता नहीं। मेरा मकसद तो वापस सदूर पर पहुँचना है। इसी वास्ते मैंने ये सब किया। मेरी ताकतें मेरी इच्छा ज़रूर पूरी करती हैं। देवराज चौहान इस वक्त अपने बस में नहीं है, मेरी ताकतों के बस में है। मेरी ताकतें उसे नचा रही हैं, वो ताशा ताशा करता फिर रहा है। रानी ताशा भी बहुत खुश है कि उसे देव वापस मिल गया, पर ऐसा होने वाला नहीं। क्या मतलब? बबूसा के माथे पर बल पड़े। सदूर पर पहुंचकर मेरी ताकतें देवराज चौहान को आज़ाद कर देंगी। ऐसा होते ही देवराज चौहान रानी ताशा का साथ छोड़कर नगीना के पास पहुंच जाएगा। और रानी ताशा को यह बात कैसे पसंद आएगी कि राजा देव सदूर में ही किसी और औरत के साथ रहे। आगे तू समझ ही सकता है कि रानी ताशा किस हद तक जा सकती है। धरा हंस पड़ी। बबूसा की हालत अजीब सी होने लगी। आने वाला वक्त जैसे उसकी आंखों के सामने नाचने लगा।
वो धरा को देख रहा था जो कि मुस्कुराए जा रही थी। निचला होठ टेढ़ा हुआ पड़ा था। क्या हुआ बबूसा? धरा ने पुनः आंखें नचाई। अगर ऐसा हुआ तो रानी ताशा सदू पर तूफान खड़ा कर देगी। वो राजा देव को दिल से चाहती है, पर देवराज चौहान तो रानी ताशा को नहीं चाहता। इस समय मेरी ताकतों ने देवराज चौहान का दिमाग पलटा हुआ है। वो रानी ताशा को चाह रहा है। मेरी ताकत देवराज चौहान के सिर से हटी नहीं कि देवराज चौहान ने रानी ताशा को छोड़ देना है। ओह, ये तो तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला। बबूसा का सिर घूमने लगा। मैंने अनर्थ का वक्त आगे सरकाया है, धरा ने शांत मुस्कान के साथ कहा। यह झगड़ा पृथ्वी पर ही खड़ा हो जाना था, पर मेरी ताकतों ने देवराज चौहान का दिमाग घुमाकर झगड़े का समय आगे सरका दिया कि जब तक मैं सदूर पर नहीं पहुंच जाती तब तक सब शांत रहे। उसके बाद जो भी होता रहे मेरी भला से। देवराज चौहान तब तक ही रानी ताशा का दीवाना है जब तक पोपा सदूर पर नहीं पहुंच जाता। उसके बाद मेरी ताकत देवराज चौहान के मस्तिष्क को आज़ाद कर देंगी। तब जो भी देवराज चौहान के मन में आए वही करे, मुझे क्या। मैं तो सदूर पर वापस पहुंच गई ना। तूने तो मेरे लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी। बबूसा चिंतित स्वर में क्या उठा। सदूर पर तो पहुंच लेने दे मुझे, तब देखना मेरे रंग। धरा की मुस्कान के साथ निचला होठ टेढ़ा हो गया। अभी तूने मेरा रूप देखा ही कहाँ है? मैं अभी पृथ्वी वाली धरा के रूप में हूँ। तेरा रूप अलग है कोई। मेरा असली रूप अलग है, पर धरा जैसी हूँ मैं। धरा मेरे असली रूप का ही रूप है। धरा हंस पड़ी। कितना मज़ा आ रहा है मुझे। मैं सदूर पर वापस जा रही हूँ, सैकड़ों वर्षों के बाद। खुशी से मैं पागल हो रही हूँ। मेरी ताकतें मेरा इंतज़ार कर रही हैं कि मैं उनके लिए ऊर्जा का जल्द से जल्द इंतज़ाम करूँ और वो फिर से जवान हो जाए। अब तो अपने बारे में बता दे, बबूसा गंभीर स्वर में बोला। थोड़ा इंतज़ार कर, मुझे सदूर पर पहुँच लेने दे। तू क्या सब जान जाएंगे मैं वापस आ गई हूँ? एक बार फिर मैं सदूर पर छा जाऊँगी। मेरी हुकूमत फिर से कायम हो जाएगी। हर तरफ मेरा ही नाम होगा। मुस्कुराते हुए धरा का निचला होठ टेढ़ा हो गया। वो शैतान जैसी दिखने लगी। सच में तेरी मुसीबतें तो बढ़ती जा रही हैं बबूसा। पहले तू देवराज चौहान और रानी ताशा को मेरी बातें नहीं बता पा रहा था। अब तू चाहेगा कि ये बात जगमोहन नगीना मोना चौधरी को बताए, पर मेरी ताकतें तुझे ऐसा करने नहीं देंगी। ये भी तू जानता ही है। पर सोमारा से बात करके तू अपना दिल हल्का कर सकता है। सोमारा भी तेरी तरह मेरी ताकतों के काबू में। हंस पड़ी धरा। बबूसा गंभीर निगाहों से धरा को हंसते देखता रहा। जा, मेरी बातों से अब तेरा दिल लगा रहेगा। हंसी रोककर धरा ने कहा, चेहरे पर शैतानी चमक थी। तेरी नींद तो हराम हो गई बबूसा। क्या करूं, मैं हुई ऐसी, किसी को चैन से रहने ही नहीं देती। यही तो मेरी खासियत है। बबूसा ने धरा को देखा, फिर पलट कर बाहर निकलता चला गया। वाह खुम्बरी, तूने तो पृथ्वी से अपना खेल खेलना शुरू कर दिया था। सदूर पर तो तू कमाल कर देगी। वो तो तेरा घर है, वहाँ तेरी ताकतें बढ़ जाएंगी। इस बार डुमरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा तेरा। धरा अपने से ही बातें करने लगी। डुमरा को तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि श्राप देना भूल जाएगा। मुझे श्राप देकर 500 सालों के लिए सदूर से बाहर रहने को मजबूर कर दिया था। धोखे से उसने मुझे अपने चंगुल में फंसा लिया था। मैं उसकी बातों के जाल में फंस गई थी। पर अब तो खुम्बरी डुमरा को नचाएगी। 500 सालों का गिन गिन का बदला लूंगी डुमरा से। धरा एकाएक गुर्रा उठी। चेहरा सुलगता दिखने लगा। आंखों में शैतानी चमक भर आई थी और निचला होठ टेढ़ा हो गया था। मैं आ रही हूँ डुमरा, खुम्बरी आ रही है वापस। बबूसा धरा के केबिन से निकलकर पोपा के पीछे वाले हिस्से की तरफ बढ़ गया। धरा की बातों ने उसके मस्तिष्क में हलचल मचा दी थी। राजा देव अपनी मर्जी से रानी ताशा के दीवाने नहीं हुए, बल्कि धरा की ताकतों ने राजा देव का दिमाग घुमाकर उन्हें रानी ताशा का दीवाना बना रखा है। और सदूर पर पहुंचते ही राजा देव के मस्तिष्क से धरा की ताकतें हट जाएंगी और राजा देव को जैसे होश आ जाएगा वो रानी ताशा से दूर हो जाएंगे। वो अपनी पृथ्वी वाली पत्नी नगीना के पास चले जाएंगे। ये बात रानी ताशा कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो राजा देव से सच्चा प्यार करती है और राजा देव को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। बबूसा को समझ नहीं आ रहा था कि सदूर पर पहुंचकर क्या क्या होने वाला है। धरा जाने कौन है, उसकी बातें खतरे का संकेत दे रही हैं। और अब नई बात सामने आई है, ताकतें हट जाएंगी, क्योंकि ताकतों का असली मकसद तो धरा को सदूर पर पहुंचाना है। बबूसा सोमारा को सब कुछ बताना चाहता था, परंतु बहुत बेचैन हो रहा था वो नए हालातों के बारे में सुनकर। धरा ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी। जब रानी ताशा को पता चलेगा कि राजा देव उसे प्यार नहीं करते तो रानी ताशा जाने क्या कर। तभी चलते चलते एक मोड़ पर बबूसा से किसी से टकराया तो फौरन अपनी सोचों से बाहर निकला तो देखा कि वो सोमात से टकराया। सामने सोमात खड़ा उसे शांत निगाहों से देख रहा था। सोमात को देखते ही बबूसा के मस्तिष्क से धरा निकल गई, बातें निकल गई। बबूसा का चेहरा कठोरता से बढ़ता चला गया। आंखों में खतरनाक भाव मचल उठे। पता चला कि रानी ताशा ने तुझे छूट दे दी है कि अब अगर हम तुम पर हमला करें तो तू बेशक हमें मार दे। बबूसा क्या उठा। हाँ, सोमात बेहद शांत था। इस बार मेरे हाथों से बच के दिखाना सोमात। बबूसा गुर्रा उठा। मैं तेरे को इतना मौका ही नहीं दूंगा तू हम पर वार कर सके। कहने के साथ ही बबूसा आगे बढ़ता चला गया। सोमात ने गर्दन घुमाई और शांत निगाहों से बबूसा को जाते देखता रहा। फिर बड़बड़ा उठा, ये मेरे हाथों से ज़रूर मरेगा। समाप्त। कहानी अगले भाग में जारी। बबूसा और सोमात में।